हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं विकास माली आज के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के हमारी सेशन का टॉपिक है रोड मैप टू दी नीट 2023। आने वाला नीट का एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन के लिए किस स्ट्रेटेजी पर हमें वर्कआउट करना है वही आज हमें समझना है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, कुछ पॉइंट समझाना चाहूँगा। यदि आपने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है, या तो आप 12 के साथ हैं या फिर आपने ड्रॉप करके नीट का एग्ज़ाम दिया है, और यदि जितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं उतने मार्क्स नहीं आए हैं, तो आप ये ना समझें या फिर आपके पेरेंट्स ये ना समझें कि आप फेल हुए हैं। बच्चों, आप फेल नहीं हुए हैं, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हुई है जिस पर वर्कआउट किया है आपने लास्ट ईयर। जिस पैटर्न पर या फिर जिस स्ट्रेटेजी को यूज करके आपने नीट की लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी है, वो स्ट्रेटेजी फेल हुई है, ना कि आप फेल हुए हैं। और यदि हम नीट 2023 में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें अपने पढ़ने के तरीके में या फिर अपने स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, ताकि हमें नीट 2023 में जितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है उतने बहुत ही आसानी से हम अचीव कर पाएँ। और बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आज की स्ट्रेटेजी यदि किसी भी एक भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होती है तो ये सेशन हमारा सक्सेसफुल होगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं रोड मैप टू दी नीट 2023। यदि हम ड्रॉप करने का इस बार सोच रहे हैं तो अभी आपके पास दिमाग में क्या क्या ख्याल आ सकते हैं कि हो सकता है हम मेडिकल में वापस जाना चाह रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कि हम किसी और स्ट्रीम में चले जाएं। इसके लिए हम बात करें तो पार्शियल ड्रॉप भी आप हो सकता है सोच रहे हों, या फिर पूरी तरह से नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में डिवोटेड होकर के नीट एग्जाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी दूसरी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नीट के लिए कि नीट में सक्सेसफुल होने के लिए हमें किस स्ट्रेटेजी को वर्कआउट करना है या फिर तैयारी किस तरह से करनी है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एनर्जी कंजर्व करने की, कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में भी आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो वाई शुड बी द रोड मैप की रिक्वायरमेंट क्यों है अदर देन मेडिकल, या फिर मेडिकल की हम बात करें, या फिर रोड मैप है क्या मेडिकल के लिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं मेडिकल नीट 2023 के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। अपना सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल इससे जरूर जुड़ें, क्योंकि इस पर आपको सभी स्ट्रेटेजी और जितना भी कंटेंट जो हमें रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, उसके अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहते हैं। और यदि अभी तक आपने आकाश बायजूस ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो उसे भी करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा जो कि आपके लिए आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका 14 डेज के लिए ये फ्री ट्रायल है। आप 14 डेज तक इसे बिना किसी फी के आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात करें हमें, तो क्या क्या आज के सेशन में हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है। सबसे पहले हमें समझनी है प्लानिंग। हमें किस तरह से प्लान करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रिपरेशन, अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से ट्रैक किया जाए, इन सभी को फॉलो करने पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। एंड लास्ट वन आएगा रिवीजन। यदि आप इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, तो ध्यान रहे आपके नाम के आगे डॉक्टर लगने से कोई भी या फिर कोई भी ऐसी बाधा या ऐसा कोई भी बैरियर नहीं होगा जो कि आपके नाम को 2 शब्दों से 3 शब्दों में परिवर्तन करने के लिए रोक सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना तय है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग में सबसे फर्स्ट आता है सिलेबस। हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस की हम बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं वेटेज की। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरऑल टोटल पेपर का 38% वेटेज,
physical chemistry approximately 32%, and last one organic chemistry complete पूरे पेपर का 30% वेटेज कवर करता है. Inorganic chemistry 38%, physical chemistry 32 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30% वेटेज. किसका? हमारे पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है, याद होगा आपको टोटल नीट में 50 क्वेश्चंस आते हैं और उन 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, तो उसी का हमने वेटेज डिवाइड किया है. इसमें भी हम बात करें, सबसे फर्स्ट सिलेबस की बात कर रहे हैं. 11th क्लास या 11th केमिस्ट्री सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो फिजिकल के हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स. ये हैं 11th क्लास केमिस्ट्री. कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री. आपको यदि याद होगा, पूरी केमिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल पार्ट के बाद में आते हैं ऑर्गेनिक. 11th क्लास एनसीईआरटी बुक के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर मिलेंगे. सबसे फर्स्ट है बेसिक टेक्निक या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट, जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सेकंड चैप्टर मिलेगा हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी हम स्टडी करते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद लास्ट है 11th केमिस्ट्री सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, classification of element and periodic properties means periodic table, chemical bonding, hydrogen, S block, P block and last one is environmental chemistry. तो ये सिलेबस है हमारा 11th क्लास की एनसीईआरटी या फिर हमारे नीट का सिलेबस में 11th के कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सारे पॉइंट. ये पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. आप देखेंगे तो हमने इसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों पार्ट में क्लासिफाई किया. ठीक इसके बाद आता है 12th क्लास केमिस्ट्री का सिलेबस. फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट 5 चैप्टर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री. ये है फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर. कौन से? क्लास 12th एनसीईआरटी या फिर नीट के हमारे सिलेबस में, जो कि क्लास 12th के चैप्टर. उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें, हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर इसे कहा जाता है मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये है बच्चों 12th क्लास के फिजिकल के, ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स. तो जैसा कि हमने सबसे पहले कहा था, हमें सिलेबस पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कंटेंट क्या प्रिपेयर करना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए. या फिर हमें हमारी जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो सभी हमें पहले से पता होनी चाहिए. कोई भी रिसोर्स कम नहीं होना चाहिए. और सिलेबस के बाद में एग्जाम के मोड की बात करें, एग्जाम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. यदि आप फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम देंगे तो पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए. पैटर्न की यदि हम बात करें तो एग्जाम का मोड ऑफलाइन मोड है. हमें ओएमआर फील करनी होती है. ओएमआर में सर्कल, बबल्स को हमें फील करना होता है. कौन सा? जो सही आंसर होगा उसे. एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन 3 hours 20 minutes. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 टोटल क्वेश्चन है, लेकिन हमें आंसर कितना करना है? 180 क्वेश्चंस का हमें आंसर करना होता है. ईच सब्जेक्ट की हम बात करें, हर सब्जेक्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 में से भी इसे हमने सेक्शन ए और बी पार्ट के अंदर पेपर में आप देखेंगे तो सेक्शन ए भी होगा और बी भी होगा. सेक्शन ए आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, 35 क्वेश्चंस होंगे. सेक्शन बी की बात करें हम तो सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे एंड आउट ऑफ 15 हमें अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस. तो आप देखेंगे 35 सेक्शन ए और सेक्शन बी के कितने? 10 क्वेश्चंस. टोटल 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस. नेक्स्ट, अब आता है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के हैं. हर सब्जेक्ट के अंदर सभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे. 50 एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आउट ऑफ 1 इज करेक्ट. 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा. मार्किंग की बात करें तो +4 एंड -1,
यदि आपके क्वेश्चन का आंसर सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपका क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो जितने मार्क्स मिले थे उसमें से एक और कट हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में 0 मार्क्स, ना एडिशन ना डिडक्शन। एंड लास्ट वन, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 720। 180 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लीजिए तो मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल जाएंगे आपको? 720 मिल जाएगा। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, 52% 12th क्लास का सिलेबस, 48% 11th क्लास सिलेबस। वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज। नेक्स्ट वन, अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनमें पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से एवरेज क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, फिजिकल में हो चाहे इनऑर्गेनिक में हो या फिर ऑर्गेनिक में। तो एक एक करके फास्ट हम देख लेते हैं कि हर चैप्टर का वेटेज कितना है। सबसे पहला है मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 1 और 2 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 2। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर साल ही एग्जाम के अंदर आते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, 1 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फिजिकल केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम, 2 और 3 क्वेश्चंस। अभी देख सकते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों में 2 से 3 क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। रेडॉक्स रिएक्शंस, 1 क्वेश्चन। सॉल्यूशन, 2 क्वेश्चंस। सॉलिड स्टेट, 1 और 2 क्वेश्चंस। किसी साल 1 आएगा, किसी साल 2, तो ऑन एन एवरेज 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आपको अपने पेपर में जरूर मिलेंगे बच्चों। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आने हैं। केमिकल काइनेटिक्स, 2 क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री, 1 क्वेश्चन। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स का वेटेज। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1 और 2 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि अभी आपको बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन हाइड्रोकार्बन के पार्ट थे, और इससे टोटल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो ये भी हमारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट वन, हेलो एल्केन हेलोरिन, 2 क्वेश्चंस। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, 1 to 2 क्वेश्चंस, 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन। आगे के चैप्टर्स में चलें, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 to 3 क्वेश्चंस। अमाइंस, 1 क्वेश्चंस। बायोमोलिक्यूल, 2 क्वेश्चन एंड पॉलीमर, 1 और 2 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं लास्ट के चैप्टर्स हैं बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर, और चैप्टर इजी है, याद करने वाले हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। 1 से लेकर के 2 क्वेश्चंस तक हर साल एग्जाम के अंदर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस हर साल आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में, नीट एग्जाम के अंदर हमेशा देखने को मिलेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, 1 क्वेश्चन। हाइड्रोजन, 1 क्वेश्चन। एस ब्लॉक, 2 क्वेश्चंस। पी ब्लॉक, 3 एंड 4 क्वेश्चंस। अभी तक आपने सीक्वेंस में देखा होगा, सबसे मैक्सिमम वेटेज का चैप्टर हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल रहा है पी ब्लॉक, जिसमें 3 से लेकर के 4 क्वेश्चंस तक हमें मिल जाएंगे। कहां पर? नीट एग्जाम में। और ध्यान रहे, जब आप भी एग्जाम देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ इसी पैटर्न के या फिर इसी वेटेज के अकॉर्डिंग आपका पेपर भी बन सकता है। DNF लॉक, 2 क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 क्वेश्चंस एंड मेटलर्जी, 1 क्वेश्चंस। ये है बच्चों फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज वेटेज। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं। तो ट्राई करें सबसे पहले मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद कम वेटेज, फिर उसके बाद सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके ठीक बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इससे भी हर साल 1 क्वेश्चन फिक्स से आना ही आना है। इजी चैप्टर से, इजी चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करना अभी से स्टार्ट करें। कौन से चैप्टर? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ले लीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ले लीजिए, पॉलीमर ले लीजिए, और बायोमोलिक्यूल ले लीजिए। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसे आप थोड़ा 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 करके आज से याद करना स्टार्ट करिए, और आप देखेंगे 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने बाद में ये चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गए तो मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इन सभी चैप्टर से जरूर मिल जाएंगे बच्चों। ये था आपका सिलेबस पार्ट। सिलेबस पार्ट के बाद में
प्लानिंग के अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, हम सिलेबस पूरा देख चुके कि हमें पूरे साल भर कौन से सिलेबस को पढ़ना है या फिर कौन से सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आता है रूटीन। आपको अपना रूटीन सेट करना है हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स डेली, 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और केमिस्ट्री की यदि हम बात करें स्पेशली, तो 2 आवर्स मोर देन सफिशिएंट किसके लिए, 1 आवर आप जो भी कंटेंट क्लास में कराया जा रहा है उसे अच्छी तरह से कंप्लीट करें। 30 मिनट्स आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ध्यान रखें, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप स्टडी करें तो 1 आवर प्रैक्टिस करें, 30 मिनट थ्योरी पार्ट। लेकिन यदि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें 1 आवर थ्योरी आप लर्न करें अच्छी तरह से, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि आपका पूरा फोकस प्रैक्टिस पर होना चाहिए। ट्राई ये करें कि थ्योरी पार्ट जब आपकी क्लास चल रही हो, क्लास के साथ साथ ही थ्योरी पार्ट आपका कवर हो जाए, जिसे एक बार आप देखें और आपको थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बाकी बचा हुआ समय आपको देना है प्रैक्टिस के अंदर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अपने आप में इंप्रूवमेंट उतना ही ज्यादा दोगे। तो 1 आवर 30 मिनट का तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया, लेकिन 2 आवर्स में से अभी भी 30 मिनट्स आपके पास बचे हुए बच्चे। तो उस 30 मिनट में करना क्या है, उस 30 मिनट में आपको करना है रिवीजन। रिवीजन कैसे करोगे, बिल्कुल ध्यान से सुने बच्चों। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक ही चैप्टर है, लेकिन जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तैयारी कौन सी कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर आपका क्लास में चल रहा है, जिसे आपको क्लास के साथ लेना है 1.5 आवर, जो कि अभी मैंने समझाया। और 30 मिनट आप क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। वापस सुनिए, सेकंड चैप्टर क्लास में चल रहा है, उसे तो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर आप रिवाइज करेंगे। जब आपका थर्ड चैप्टर क्लास में चल रहा है तो थर्ड चैप्टर तो आपको रेगुलर करना ही है, लेकिन रिवीजन के कौन से चैप्टर हो गए, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। जब आप फोर्थ चैप्टर क्लास में पढ़ रहे हैं तो रिवीजन के 1, 2 एंड 3। कई बार हो सकता है आपको ये लगेगा कि सर आपने सिर्फ 30 मिनट बताए हैं रिवीजन के लिए, 30 मिनट में क्या होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब 30 मिनट डेली आप स्टडी कर रहे हैं, रोज रिवाइज कर रहे हैं, तो आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, मीन्स जब क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 10 चल रहा है तो रिवीजन के 9 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप देखेंगे कि आपका बैकलॉग कुछ नहीं है, रोज रिवीजन हो रहा है हमारा। जब डेली रिवीजन हो रहा है तो आपका जब भी टेस्ट होगा तो आपको ये परेशानी नहीं है या ये टेंशन नहीं है कि मुझे उस चैप्टर को रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि आप तो रोज रिवाइज कर रहे हो, तो सिलेबस भी चलता जा रहा है और रिवीजन भी डेली चलता जा रहा है। तो रूटीन फॉलो करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको टाइम पीरियड बताया उसे डिसिप्लिन के साथ, यदि डिसिप्लिन के साथ स्टडी नहीं करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखें, यदि आप नीट 2023 में नाम के आगे डीआर डॉक्टर लगाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो एनर्जी जिसकी हम बात करें कंजर्व करनी है हमें, और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करनी है, वो नहीं हो पाएगा बच्चों। डिसिप्लिन के साथ में पढ़ाई करते रहें, और 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स डेली आपको सोना ही सोना है। क्यों सोना है? यदि आप अपनी नींद पूरी करते हैं और उसके बाद पढ़ने बैठते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको एक एथलीट की तरह सोचना होगा बच्चों। एथलीट्स, यदि आप सोचें कि यदि मैं आपको आज रन करने का बोलता हूँ कि आप दौड़िए, बिना रुके दौड़िए, तो आप देखेंगे उसके अंदर कि आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जा करके थक जाएंगे। लेकिन इसी की जगह मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाता हूँ कि आज आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। फर्स्ट दिन आप दौड़ के आ गए, मैंने आपको ये प्रैक्टिस 7 दिन तक कराई बच्चों, 1-1 किलोमीटर दौड़ के आने की। गए दौड़ के आए, गए दौड़ के आए, और 7वें दिन आप देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में और बिना थके आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। अब अब आपसे कहा गया कि आज आपको 1 किलोमीटर नहीं, आज आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ के आना है या फिर 2 किलोमीटर दौड़ के आना है। तो अब आप सोचिए कि आपने 1 किलोमीटर तो बहुत आसानी से कवर किया, आगे की डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा सा थकान हुई, लेकिन अगेन आपको वापस प्रैक्टिस कराई गई। फिर अब आपने देखा कि कुछ दिनों बाद आप 2 किलोमीटर भी दौड़ पा रहे हैं आसानी से। इसी प्रैक्टिस को करते गए, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब 21 किलोमीटर भी आप
बिना रुके दौड़ पाएंगे। मीन्स आपको प्रैक्टिस कराई गई किसकी? आपको पहले दौड़ने के लिए, रन करने के लिए बोला गया, फिर आपको रेस्ट करने के लिए बोला गया, फिर दौड़ने के लिए बोला गया, फिर रेस्ट करने के लिए बोला गया। तो आपकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो थिंक लाइक एथलीट, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा आउटपुट आएगा। और लास्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन। यही पॉइंट आपको समझाना था कि जितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारा कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा बच्चों। तो ये है हमारी प्लानिंग का पार्ट। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन में अब करना क्या है बच्चों? सॉल्व क्वेश्चंस। जैसा कि अभी आपको बताया कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है। रोज आपको 30 मिनट, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री आप प्रिपेयर करते हैं तो 1 आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी ही करनी है। विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि क्लास में जब थ्योरी चल रही है या फिर कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इस तरह से प्रिपेयर करें आप कि आपको वो कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो। आपको बार बार उसे रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देना चाहिए। जैसे ही जब आपको लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट विजुअलाइज हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि आपने इस पेज में यहाँ पर मार्क करके इस कॉन्सेप्ट को लिखा था, तो वो कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी है। इंक्रीज सिटिंग कैपेसिटी के लिए बता दिया आपको। यदि आप डे 1 2 आवर्स की रेगुलर सिटिंग नहीं कर पाते हैं तो जिस तरह से अभी हम एथलीट की प्रैक्टिस की बात कर रहे थे उसी तरह से आपको करना है कि पहले 1 आवर प्रैक्टिस करिए, 1 आवर सिटिंग दीजिए, फिर 1 आवर 15 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 45 मिनट्स एंड फाइनली 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट। रेगुलर यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सिटिंग कैपेसिटी धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जाएगी। बेसिक फॉर्मूले आपको सभी के याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो सिलेबस है या फिर नीट एग्जाम का पेपर, इनके क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं यदि आप देखेंगे तो कंप्लीटली केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है, एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो दो बुक्स कौन कौन सी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होने ही चाहिए। अब आपको लगता है कि सर एक बार हो गई, क्या करना है? वापस रिपीट करिए। एक और बार हो गई, वापस रिपीट करिए, एनसीईआरटी को रीड करें, एनसीईआरटी के टेक्स्ट एंड टेक्स्ट सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस सभी सॉल्व करें। और रीड करते समय एक पॉइंट जरूर ध्यान रखें, ऐसे जो भी वर्ड जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, और साथ में एक और पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जो भी वर्ड लहराते हुए फॉन्ट में लिखे हुए हैं, लहराते हुए फॉन्ट मींस इटैलिक्स फॉन्ट में लिखे हुए हैं, तो उसका मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन बोल्ड लेटर या इटैलिक्स फॉन्ट्स में लिखे हुए वर्ड्स पर क्वेश्चंस आप देखेंगे, पुराने क्वेश्चन आप देखिए तो उन पर आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो इन्हें सॉल्व करते समय या फिर रीड करते समय इन दो बातों का ध्यान जरूर रखें बच्चों। नेक्स्ट आता है ट्रैक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस तरह से ट्रैक करी जाए, उसके लिए आपको टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व करिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वर्क ऑन वीकनेस। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्क ऑन वीकनेस। फिजिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एरर्स आर ऑलवेज एडेड। एरर्स हमेशा ऐड होती हैं बच्चों। तो वीकनेस, ध्यान रहे आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ है। अब आता है कि हमारी वीकनेस हमें कैसे पता चलेगी। आप जो भी टेस्ट देते हैं उस टेस्ट का एनालिसिस बनाइए बच्चों। एक तरीका सिखा रहा हूं, उस एनालिसिस को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपको ये पता चल जाए कि हमारी वीकनेस क्या है तो हम हमारी वीकनेस पे वर्कआउट करेंगे और धीरे धीरे हमें इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको टेस्ट पेपर देना है, चाहे वो रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए या फिर टेस्ट सीरीज दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। उसके बाद आपको एनालिसिस बनाना है। एनालिसिस कैसे बनाना है, एक तरीका देखिए। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 रॉन्ग हुआ, क्वेश्चन नंबर 36 रॉन्ग हुआ। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं सबसे पहले आपको बताना है कि वो कौन से चैप्टर या फिर कौन से टॉपिक से हैं बच्चों। सबसे पहले क्या लिखना है, ध्यान रखिए आपको हर टेस्ट का एनालिसिस बनाना जरूरी है। विदाउट एनालिसिस आप अपनी वीकनेस पता नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर, इसके साथ में चैप्टर का नाम लिखना चाहे आप लिखिए, और उसके साथ में टॉपिक का नाम लिखना है कि इस चैप्टर के इस टॉपिक का ये क्वेश्चन था। और साथ में आपको यहाँ पे लिखना है उसका रीजन, रिमार्क लिख लीजिए। इस रिमार्क में आपको लिखना है उसका रीजन लिखना है बच्चों कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ। आप देखेंगे कई बार कि कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किया, कॉन्सेप्ट रॉन्ग तरीके से अप्लाई हो गया, कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आया, कुछ इस तरह के रीजन आपको मिलेंगे।
तो ये आपकी वीकनेस आपको पता चल गई है, आपने खुद ने लिख ली है अपने हाथों से वीकनेस। अब करना क्या है, आपको अपना वीक चैप्टर और उस वीक चैप्टर के भी वीक टॉपिक पता चल गए हैं बच्चों। ध्यान रहे, एक चैप्टर आपको दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में उस चैप्टर के हर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। लेकिन आप यदि इस एक्सरसाइज को करेंगे, एनालिसिस बनाते हैं, तो आपको अपने वीक चैप्टर भी पता चल गए और उस चैप्टर के वीक टॉपिक भी पता चल गए। उन वीक टॉपिक पर प्रैक्टिस करिए, थ्योरी लर्न करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यही तो थी आपकी वीकनेस। वीकनेस जैसे जैसे आपने उस पर वर्कआउट किया, वीकनेस दूर होती चली गई और यही तो थी आपकी एरर। और ये धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ में ऐड होती चली जाएगी और आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो ये था परफॉर्मेंस किस तरह से आपको एनालाइज करना है। एंड लास्ट वन, रिवीजन की बात करें तो रिवीजन, रिटेन कॉन्सेप्ट। और रिवीजन के लिए आपको तरीका सिखाया अभी। हर रोज डेली आपको 30 मिनट्स रिवीजन को देने होंगे। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, थ्योरी लर्न करिए, प्रॉपर स्लिप, पूरी नींद लीजिए, फिर रिवाइज करिए, फिर वर्कआउट करिए, फिर याद करिए और इस साइकिल को फॉलो करते जाइए। तो लास्ट में कुछ टिप्स, अंडरस्टैंड दी सिलेबस। सिलेबस आपको बताया, उसे अच्छी तरह से ध्यान रखें। फोकस ऑन स्मॉल गोल, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एकदम से बड़ा जंप करने का ट्राई ना करें। टारगेट छोटे छोटे करके धीरे धीरे करके बढ़ाना स्टार्ट करिए। जब आपके टारगेट बड़े होंगे तो अचीव भी होंगे, लेकिन स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए। माइंड मैप्स ऑफ दी चैप्टर्स मीन्स आपको शॉर्ट नोट बनाते चलना है। जो चीजें आप रेगुलरली आपको लग रहा है कि ये चीजें गलत हो रही है, ये चीजें भूल रहे हैं, तो उसके शॉर्ट नोट बनाइए। जब भी उस चैप्टर का टेस्ट देने बैठते हैं तो उससे पहले उसे रिवाइज जरूर करें। नेक्स्ट वन, रेगुलर रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आपको समझाया, डेली 30 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए देने हैं। मॉक टेस्ट एंड सेल्फ इवोल्यूशन। सेल्फ इवोल्यूशन के लिए अभी आपको क्या सिखाया है, आपको टेस्ट का एनालिसिस बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव माइंड रहना है। और बिल्कुल ध्यान रखें बच्चों, इससे भी इंपॉर्टेंट, हमेशा मुस्कुराते रहें। मुरझाए हुए चेहरे से सफलता नहीं मिलती है बच्चों, हमेशा मुस्कुराते रहें। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे तो खुद तो मोटिवेट रहेंगे रहेंगे, सराउंडिंग के अंदर और खुशियाँ फैलाएंगे। और जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, सक्सेस, सफलता उतनी ही आसानी से मिलेगी। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। बच्चों, करके दिखाएंगे, इस बार हम नीट क्रैक करके दिखाएंगे। बाय बच्चों।